कहानियाँ आसपास की, जीने के एहसास की। इसी टैगलाइन के साथ आरबीएस मोइन स्टोरीज आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आता है, ऐसे लोगों की कहानियाँ लेकर आता है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया इतिहास रच रहे हैं, संघर्षों से पार पाते हुए अपनी सफलता की कहानियाँ लिख रहे हैं। मैं हूँ आपका दोस्त मोइनुद्दीन चिश्ती। आरबीएस मोइन स्टोरीज पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ हैं प्रगतिशील किसान मगराज जाखड़ जी। अब मगराज जाखड़ जी जोधपुर के नज़दीक नारवा गांव में अनार की खेती कर रहे हैं। आज हम उनसे उनकी कहानी जानेंगे, उनके नवाचारों के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में रूबरू होंगे। आपका स्वागत है मगराज जी। नमस्कार। खेती पिछले कई सालों से हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और जो काका जी सब कर रहे थे, और उस टाइम खेती में 40 साल पहले कोई रोग वगैरह नहीं लगता और खेती बहुत अच्छी होती। जैसे खट्टी काकड़ी है, मिर्ची है, वो बहुत मतलब बिना स्प्रे वगैरह, बिना केमिकल किए हुए वो खेती हो रही थी। अब इस टाइम में और उस टाइम में बहुत अंतर है। अब तो बहुत मतलब इसमें रोग दोष लगते हैं। हमारे खेती पिछले 70 साल से हो रही थी। उसमें जो खट्टी काकड़ी और मिर्च सब्जी वगैरह बड़ी अच्छी होती थी, और उस टाइम हमारे आमदनी भी इसमें बहुत अच्छी हो रही थी, और उसमें रोग वगैरह कुछ लगता नहीं, तो खर्चा भी उतना ही आता। ठीक है ना। वो उस टाइम की वो प्योर ऑर्गेनिक खेती कहलाती थी। उसके बाद में धीरे धीरे ये केमिकल आना शुरू हुआ, तो ये धीरे धीरे खेती भी कम होनी, लागत ज़्यादा होगी और मुनाफा कम हो गया। उस टाइम कोई भी हमारे दादाजी, पिताजी और हमारे काका जी कोई ऐसा समझ नहीं, उसके दिमाग में ही नहीं था कि केमिकल वो जो दवाई डालनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी, कुछ नहीं। सिर्फ गोबर खाद और ये मिंगनी खाद डाल रहे थे, और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हमारे को मिलता था। अब 8वीं पास करने के बाद में मैंने गुंडनबे में किराने की दुकान, उसके साथ में आटे की चक्की, उसके साथ में तेल की घानी, इसका भी काम शुरू किया था खेती के साथ साथ में। मैं शुरुआत से ही मेहनत पे भरोसा रखता हूँ, और मैं मेहनत करके ही आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ना चाहता था। इसीलिए 1997 में मेरे छोटे भाई को किराने की दुकान संभाला के उसके बाद में मैंने एक ट्रैक्टर और ट्रॉली ख़रीदा था, और उससे मैंने पत्थर ढुलाई का काम शुरू किया था। वो काम 2 साल तक मैंने किया। उसके बाद में मेरा आना जाना था खानिया के अंदर, माइंस के अंदर, तो मैंने ये सोचा कि अभी लीज पर लोग कई माइंस दे रहे थे, तो मैं उनसे बात किया, तो उन्होंने बोला भाई हम भी आपको लीज में माइंस दे देंगे। तो मैंने 1999 में लीज पर माइंस लिया। उसमें मैंने वो सफाई करा के ट्रैक्टर के पीछे कंप्रेसर बनवा के, उनके बाद में वो अपने जो सैंडस्टोन का काम है, पट्टी वगैरह निकाल रहे थे, वो काम मैंने शुरू किया। इधर उधर जाके देखा तो अब अनार का बगीचा कम पानी में और ज़्यादा आमदनी का ये लगा, तो हमने ये कृषि अधिकारियों से संपर्क किया, तो हमारे को सलाह मिली कि भाई अनार लगा लो, इसमें भगवा सिंदूरी किस्म है, वो अच्छी किस्म है, और पानी में भी आपका मीठा पानी चल जाएगा और उसमें आमदनी अच्छी होगी। इसमें बहुत टीले विले थे और ये उबड़ खाबड़ खेत था और उपजाऊ नहीं था। तो पहले हम इसमें बाजरा वगैरह लगाते थे, तो 10 साल में एक आधी बार लगाते, तो इतना आमदनी नहीं होता, वैसे ही पड़ा था ये खेत। तो हमने सोचा इसमें कुछ बागवानी लगा लेते हैं। तो हम इसमें ये खेत समतल करने में हमारे 3 ट्रैक्टर 7 दिन रात चले। उसमें हमारे को थोड़ा खर्चा भी हुआ, थोड़ा क्या काफ़ी हुआ खर्चा। ये खेत ने पूरा समतल किया, उसके बाद में हमने ये बागवानी शुरू किया। ये हमारे पूर्वज करते आए हैं, तो खेती का रिश्ता हमारे खून में था और खेती हमारे को अच्छी लग रही थी। इसीलिए हम 2016 में अनार लगाने के मानस में मन बनाया। तो हमारे को वहाँ किसी ने सलाह दी कि आपको जाना पड़ेगा, कृषि जो अधिकारी है उनसे मिलना है। तो वहाँ जाके मैं पावटा कृषि कार्यालय में गया, तो वहाँ हमारे को राम रतन जी अधिकारी मिले थे। वो उन्होंने हमारे को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। उन्होंने बोला कि ये खेती बहुत अच्छी है, भगवा सिंदूरी टिश्यू आप लगा लो, इसमें बीमारी भी कम आएगी और इसमें फसल ज़्यादा आएगी, और ये आपके लिए ये बहुत बढ़िया है। वो लोग जो राम रतन जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआती दौर में हमने पेड़ तो लगवा लिए, लेकिन समस्या भी बहुत आई थी।
हमने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिस टाइम हमारे को तो ये ध्यान भी नहीं था कि अब इसमें क्या दवाई देना है। और जो दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया, हमारे 200 सवा 200 पेड़ दीमक ने नष्ट कर दिए। तो जिस टाइम लगाया वो 10-15 दिन में उसको नष्ट कर दिए। तो हमारे को तो मालूम था नहीं कि भाई इसमें दीमक का कोई कुछ दवाई जड़ में देनी है। अभी इस टाइम में हम ऑर्गेनिक में आ गए हैं और ऑर्गेनिक में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं पिछले 1 साल से। शुरुआत में हमारे को बहुत दिक्कतें हुई। जिस टाइम में हमने ऑर्गेनिक का मानस बनाया उस टाइम में वर्षा ऋतु थी, बहुत फूल जो है जो झड़ गए। उसके बाद में मैंने किसी जो ऑर्गेनिक कर रहा था वही उससे बात किया, तो उन्होंने हमारे को देसी नुस्खा बताया। उस आधार से हमने वो किया तो फूल भी बहुत आए और फल भी बहुत लगे। और उस टाइम से आज तक मैंने कोई केमिकल या कोई दूसरा ऐसा कोई पेस्टिसाइड वगैरह नहीं डाला। हमारे बगीचे में 2220 पेड़ लगे हुए हैं अनार के। ये पिछले 3 साल से मैं आमदनी ले रहा हूँ। इसमें पहली साल मैंने 2 साल के पेड़ पूरे हुए थे। उस टाइम में फर्स्ट फसल ली थी, वो 1.5 लाख की हुई। उसमें क्या नुकसान हुआ, उसमें फल ज़्यादा फट रहे थे। और दूसरी साल में मैंने तीसरी साल में फसल लिया, उसमें फल थोड़े कम फटे, थोड़ा पाला भी पड़ा। उसके बावजूद भी हमारे को 13 लाख का मतलब मैंने फल बेचे थे। अब ये तीसरी साल चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पाला पड़ा था और फल अच्छे थे लेकिन फल फटा नहीं। ये ईश्वर की कृपा है। और इसमें इतना लोचा होते हुए भी 17-18 लाख का माल मैं बेच चुका हूँ। पानी के लिए मैंने ट्यूबवेल खुदवा के उसके बाद में सोलर पंप लगवाया है। और सोलर से ये पानी जो अपने एक हौद बनाया हुआ है उस हौद में इकट्ठा होता है। उसके बाद में सोलर से चलने वाली हौद के अंदर मोटर लगाई हुई है। उस मोटर से ये पौधों की जो ड्रिप लाइन लगी हुई है उसमें ड्रिप लाइन के माध्यम से पौधों को पानी देते हैं। वैसे तो पानी पर्याप्त नहीं है, जितना पानी देना चाहिए था उतना पानी तो अपने पास में है नहीं अभी। तो इसमें एक पौधे को इस टाइम में कम से कम 80 लीटर पानी चाहिए होता है 3 दिन में 1 दिन। तो हमारे पास में तो इतना पानी है कि 3 दिन में एक पौधे को 16-17 लीटर पानी मिल सकता है। इतना पानी हम दे रहे हैं और इससे भी हमारी जो फसल है, अनार है, बहुत अच्छे हैं, साइज में भी अच्छे हैं और टेस्टी भी अच्छे हैं और खाने में स्वाद भी अच्छा है। जो ये हमारा अनार जो है ना, इस तरीके का अनार है, चख के भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल मिठास में है और कोई तरह की इसमें कमी नहीं है। ऑर्गेनिक में ज़्यादा कोई खर्चा नहीं आता है, थोड़ा मेहनत तो पड़ता है लेकिन फ़ायदा बहुत है। ऑर्गेनिक केमिकल से ऑर्गेनिक में जो किसान आता है उसको ये वो किसान न सोचें कि भाई मैं केमिकल से ऑर्गेनिक में जाऊंगा तो हमारे को लोचा हो जाएगा। बिल्कुल लोचा नहीं होगा। हम पिछले 4 साल से केमिकल कर रहे हैं, पिछली 1 साल से हमने ऑर्गेनिक किया है, तो उल्टा ऑर्गेनिक में हमारे को ज़्यादा फ़ायदा मिला है। ऑर्गेनिक में सब चीज़ बनती हैं, जैसे मैं जड़ में वेस्ट डिकम्पोज चलाता हूँ, गोकरपा अमृत चलाता हूँ, इसमें बोरोन भी मैंने बना के देसी तरीके से दिया है। जो शुआगा आता है उनको भून के फिर उसको फोड़ के पीस के वेस्ट डिकम्पोज में डालता हूँ। 5-7 दिन में वो बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो जड़ में चला लेते हैं। और इसमें एक और वेस्ट डिकम्पोज में मैंने जो पत्र घोल बनाया है वेस्ट डिकम्पोज में, तो इसमें फ़ायदा ये है, एक तो इसमें कलर बहुत तगड़ा आता है और इसमें वेट बढ़ता है। एक मैंने व्हील पत्र के फल होते हैं ना, उनसे मैंने एक दवाई बनाई है। उनमें एक तो मिठास बढ़ता है फल में और एक फल फटते कम हैं और बढ़ते ज़्यादा हैं। और इससे और भी कोई समस्या हो, जैसे इसमें कुछ लट की बीमारी आती है, कोई लट बोलते हैं, कोई शुंडी बोलते हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा मतलब विकल्प है, दवाई है जो बायो बाज़ार में भी मिलती है। उसका नाम है मेट्राजिम, जो वो गर्मी में काम करता है। वैसे स्प्रे गर्मी में नहीं करना चाहिए, शाम को ठंडे मौसम में करना चाहिए या रात में करना चाहिए, कम से कम सूर्यास्त के बाद में करना चाहिए, तो अच्छा काम करता है। जो मैंने खुद फार्म पर ये काम में लिया है
और इसमें एक और है जो वर्टिसिलियम नाम का है, वो भी इसमें बहुत जीवाणु पे काम करता है। एक बवेरा बेसियाना है, वो दिमक पे भी काम करता है और मेले मच्छर पे भी काम करता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड के रूप में नीम ऑयल आता है, जो कच्ची घानी का तेल बोलते हैं, वो आता है, थोड़ा घुलता नहीं है, तो उसमें अपसा नाम का जो ये गोंद आता है उसको वो मिला के साथ में मिलाते हैं तो वो घुल जाता है। और भी ऐसे कई पेस्टिसाइड के रूप में बायो में आते हैं, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पहले इनको ये 200 लीटर पानी में 200 लीटर पानी डाल के, जो ड्रम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, वो केमिकल का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो साफ़ होना चाहिए, और छाया में रखना। उसके बाद में 2 किलो गुड़ और 1 लीटर जो मेट्राजिम है, तो मेट्राजिम डालो 1 लीटर पानी में। और आपको वर्टिसिलियम डालना है तो वर्टिसिलियम 1 लीटर पानी में डालो, 2 किलो गुड़ घोल के 200 लीटर पानी में, और 2-3 दिन 4 दिन अगर रखोगे तो अच्छी तरह से ये हो जाएगा जो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई। उसके बाद में इनको वैसे ही जैसे 200 लीटर पानी में आपने 1 लीटर डाल के मल्टीप्लाई किया है, तो उसका पानी नहीं डालने का, सीधा स्प्रे करो जो ज़्यादा बीमारी है। तो कवच के रूप में आप स्प्रे कर रहे हो तो 20 लीटर डाल दो 100 लीटर में, 30 लीटर डाल दो, इससे ज़्यादा भी चलता है, कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये नीम ऑयल है, ये करंज ऑयल आता है, वो भी बहुत थ्रिप्स के लिए कारगर है, तो वो भी आप डाल सकते हो, उससे भी काफ़ी बीमारियां दूर रहती है। और जो कच्ची घानी का ये नीम ऑयल नहीं मिलता है तो उसमें 15,000 ppm का नीम ऑयल या 30,000 ppm का नीम ऑयल लेना चाहिए, वो ऊपर की जो बीमारी है उसमें बहुत कारगर है। और जो हमने मतलब पढ़ाई की है, एजुकेटेड की है, हम मतलब इसको खेती में अप्लाई करना चाहते हैं। जो नई तकनीक आ रही है उस तकनीक को इस खेती में मतलब यूज करके खेती को अपने पिताजी के साथ सहमत इनको सपोर्ट करके, जो भी इनके जो पुरानी तकनीक है उसमें परेशानी आ रही है उस परेशानी को मतलब सरल करना चाहते हैं। देखिए आपने आज की कहानी, मगरा जाखड़ जी जो मेरे साथ हैं, किस तरह से रेतीले धोरों के अंदर अनार की खेती कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरह अपने खेत को समतल किया, और किस तरह से आज कामयाबी उनके कदम चूम रही, धीमे धीमे सही, पर वो कामयाबी की ओर अपना रुख कर चुके हैं, अपने कदम बढ़ा चुके हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने यदि अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारा चैनल RBS मोहिनी स्टोरीज सब्सक्राइब करें, और ऐसी कहानियाँ, ऐसे लोगों की कहानियाँ जो लीक से हट के कुछ नया काम कर रहे हैं, अपने संघर्ष से अपनी कामयाबी की दास्तानें लिख रहे हैं, ऐसे लोगों की कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।